शीतल वायु घाटी में एक तालाब के किनारे आरव पालथी मारकर बैठा था। आंखें आधी बंद थी और उसने पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर लगा रखा था। पहले वाली एक्साइटमेंट के बाद आरव को कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि चाहे जितना सोचे, दो ऊर्जा केंद्र होना सही नहीं लग रहा था। तो उसने तय किया कि ऊर्जा केंद्र की गहराई में मौजूद उस छोटे भावर का पता लगाएगा। इस बार उसे वो छोटा भावर वाला ऊर्जा केंद्र साफ दिखा। हथेली जितना बड़ा था और लगातार खिंचाव पैदा कर रहा था। यही खिंचाव था जो प्रैक्टिस के बाद उसके शरीर में आए अंदरूनी ताकत को पल भर में सोख लेता था। इस छोटे भावर ने उसके ऊर्जा केंद्र की सारी अंदरूनी ताकत सोख ली थी, जिस वजह से वो कभी साधु बन ही नहीं पाया। नहीं, यूं कहो कि वो बहुत पहले ही साधु बन चुका था, क्योंकि साधु बनना तो कुदरती हुनर पर निर्भर करता है। अगर कोई बॉडी को तपाकर अंदरूनी ताकत खींच सकता है, तो वो साधु है। पर उसकी अंदरूनी ताकत शरीर में आते ही भावर सोख लेता था, जिससे उसे गलतफहमी हो गई कि वो साधु नहीं है। साधु बनने के पैमाने से देखा जाए तो वो बहुत पहले ही साधु बन चुका था। आरव ने इस छोटे भावर को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके हिसाब से जब ये भावर उसके शरीर में है, तो ये उसका ही है और उसे कंट्रोल में आना चाहिए। पर उसे निराशा हुई। हर बार जब वो भावर के अंदर से अंदरूनी ताकत खींचने की कोशिश करता, भावर जैसे भड़क जाता और तेज घूमने लगता, जिससे वो एक बूंद भी ताकत बाहर नहीं निकाल पाता। वो अंदरूनी ताकत मेरी है। काफी देर कोशिश करने के बाद आरव थोड़ा चिढ़ गया जब उसने देखा कि भावर अंदर की ताकत छोड़ने को तैयार ही नहीं है, और मन ही मन गाली बकने लगा। अगर वो इस भावर को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो क्या वो जिंदगी भर इस भावर के लिए काम करता रहेगा? सबसे बड़ी बात, अगर उसके पास अंदरूनी ताकत नहीं होगी, तो वो ट्रेनिंग की इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएगा? आखिर अभी की इंटेंसिटी तो उसकी लिमिट पर पहुंच चुकी थी। बिना किसी रिसोर्स के और बिना अंदरूनी ताकत के सपोर्ट और रिकवरी के ट्रेनिंग बढ़ाने से उसके शरीर को ऐसा नुकसान हो सकता है जो कभी ठीक ना हो। थोड़ी दे दो यार, बस थोड़ी सी। तू भी तो समझ कि मेरे बिना तू अंदरूनी ताकत सोख ही नहीं पाएगा। थोड़ी दे दे, तो मैं और ज्यादा ताकत सोख पाऊंगा। आखिर में जो भी ताकत मैं सोखूंगा वो तेरी ही तो होगी। क्या बोलता है? मिलकर काम करेंगे तो दोनों का फायदा है, नहीं तो दोनों का नुकसान। जोर जबरदस्ती से बात नहीं बनी, तो आरव ने बातचीत करने का सोचा। भले ही थोड़ी बेइज्जती लगी, क्योंकि ये अंदरूनी ताकत उसकी मेहनत की कमाई थी, पर क्या करता, ये ताकत ही तय करेगी कि वो असली साधु बन पाएगा या नहीं, और बाहरी प्रांगण शिष्य बन पाएगा या नहीं। तो उसे अपना घमंड निगलना पड़ा। थोड़ी देर तक भावर से कोई रिएक्शन नहीं आया, पर तभी जब आरव गुस्से में गाली देने वाला था, अचानक भावर के अंदर से हल्की सुनहरी अंदरूनी ताकत की एक लकीर बाहर निकली। ये देखकर आरव खुशी से उछलने वाला था। थोड़ी देर बाद एक और लकीर निकली। धीरे धीरे हल्की सुनहरी अंदरूनी ताकत की लकीरें निकलती रहीं, और भावर तब रुका जब करीब 20 लकीरें निकल चुकी थी। हल्की सुनहरी अंदरूनी ताकत उसके नॉर्मल ऊर्जा केंद्र में गई, और आरव चिल्लाने ही वाला था कि वो सुनहरी ताकत अचानक उसके पूरे शरीर की नसों में बहने लगी। उसके बाद ये लकीरें धीरे धीरे उसकी मसल्स में समा गईं। इस वक्त आरव को लगा जैसे उसकी मसल्स की करोड़ों सेल्स खुशी से चिल्ला रही हो, और फिर थकान और दर्द चुपचाप गायब हो गया और उसकी जगह जबरदस्त एनर्जी आ गई। तभी जब आरव हैरान था, उसे लगा जैसे उसके शरीर पर कुछ रेंग रहा हो। उसने जल्दी से कपड़े उतारे और सिर झुकाकर देखा, और आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसके शरीर की खाल आंखों के सामने उतर रही थी। उसकी खाल बदल रही थी। ये बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक के चौथे लेवल पर पहुंचने की निशानी थी। चौथे लेवल का मतलब था कि वो अब चौथे रैंक का साधु बन चुका था। हाँ, ये सोचते ही आरव जमीन से उछला और जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर हंसने के बाद उसे कुछ अजीब लगा, और वो जल्दी से हंसी रोककर सिर झुकाकर अपने शरीर को देखने लगा। अपने शरीर की उतरती खाल को देखकर आरव ने जल्दी से सारे कपड़े उतारे और तालाब में कूद गया। जब सारी खाल उतर गई, तो वो तालाब में पलटा और बाहर कूद गया। उसने छाती की खाल को हल्के से रगड़ा, और जहां जहां हथेली गई, वहां चिकने पत्थर जैसा एहसास हुआ, और हथेली को बहुत मजबूत फीलिंग आई। पॉप पॉप पॉप,
आरव ने एक्साइटमेंट को दबाया और जमीन से एक डाली उठाए और तुरंत बेसिक तलवार टेक्निक चलाने लगा। चलाते वक्त हवा की आवाज गूंजी और जमीन की धूल तक उड़ने लगी। इसकी ताकत का पहले से कोई मुकाबला ही नहीं था। खत्म करने के बाद आरव ने जल्दी से फिर से ध्यान शरीर में लगाया। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर खुशी छा गई। हाँ, वो गलत नहीं था। वो सच में इंसानी स्तर के चौथे रैंक पर पहुंच चुका था। एक ऐसे आदमी से जो साधु भी नहीं था, वो सीधा चौथे रैंक पर पहुंच गया। आरव को लगा जैसे सपना देख रहा हो, पर जल्दी ही उसे समझ आ गया। तलवार संप्रदाय में आने के दिन से ही वो बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक की कड़ी प्रैक्टिस कर रहा था। उस वक्त भले ही वो बाहरी शिष्यों में सबसे मेहनती न कहलाए, पर टॉप 3 में जरूर आता था। उस दिन से अब तक वो 2 साल से बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक कर रहा था, तो उसका शरीर पहले ही बहुत मजबूत हो चुका था। अब अंदरूनी ताकत शरीर में आई, तो जैसे अचानक उसे अपने बैंक अकाउंट का पिन मिल गया हो। पिन मिल गया तो पैसा निकालना आसान हो गया। सीधे शब्दों में, उसकी जमा की हुई मेहनत आखिर फूट पड़ी थी। आरव की भौहें अचानक सिकुड़ गई क्योंकि उसे एक प्रॉब्लम याद आई, और प्रॉब्लम ये थी कि उसकी अंदरूनी ताकत हल्के सुनहरे रंग की थी। हल्की सुनहरी अंदरूनी ताकत, क्या ये सिर्फ मेरे पास है, या दूसरों के शरीर में भी ताकत सुनहरी होती है? आरव थोड़ा कंफ्यूज हो गया। छोड़ो, जब मैं आगे चलकर बाहरी प्रांगण में जाऊंगा, तो और साधुओं से मिलकर पता चल ही जाएगा कि मैं दूसरों जैसा हूँ या नहीं। आरव वो आदमी नहीं था जो किसी बात पर दिमाग खपाता रहे, और उसने एक पल सोचा और बात छोड़ दी। आरव फिर से पालथी मारकर बैठ गया और ध्यान शरीर में लगाया। इस वक्त पहले वाली सुनहरी अंदरूनी ताकत उसके नॉर्मल ऊर्जा केंद्र से गायब हो चुकी थी, और वो बिल्कुल खाली था। भाई, तू मेरी बात समझता है ना? ऐसा करते हैं, आगे से जो भी अंदरूनी ताकत मैं सूखूंगा उसे आधा आधा बांट लेते हैं। मैं तुझे सारी सूखी हुई ताकत दूंगा, और बदले में तुझे मुझे वो हल्की सुनहरी ताकत देनी होगी। मैं तेरा फायदा नहीं उठा रहा क्योंकि तुझे पता होना चाहिए कि मैं ज्यादा ताकत तभी सूख पाऊंगा जब मैं मजबूत बनूंगा। उल्टा, अगर मैं मजबूत नहीं बना, तो मैं बहुत कम ताकत सूख पाऊंगा। तो अभी मुझे प्रायोरिटी देनी चाहिए, और जब मैं मजबूत बन जाऊंगा, तो तुझे और ज्यादा ताकत मिलेगी। क्या बोलता है? आरव को एक अजीब सा एहसास था कि वो छोटा भावर उसकी बात समझ सकता है। इसका कोई कारण नहीं था, बस उसका एहसास था। तो उसने भावर से बात करने का फैसला किया। वरना अगर भावर आगे भी सारी ताकत अकेले हड़पता रहा, तो वो पक्का दुखी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद और जब आरव थोड़ा बेसब्र होने लगा, छोटा भावर अचानक घूमने लगा, और एक पल घूमकर रुक गया। भावर की हरकत देखकर आरव मुस्कुराने लगा। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि भावर मान गया है। साफ था, भावर अभी उसकी ताकत सूखने की स्पीड से खुश नहीं था, तो उसने फैसला किया कि पहले उसे मजबूत बनने दे। ये एक इन्वेस्टमेंट था। कपड़े पहनने के बाद आरव वहां गया जहां लोहे के टुकड़े छुपाए थे, और उन्हें पहन लिया। इस वक्त आरव को उनसे जरा भी वजन महसूस नहीं हो रहा था। उसके पास अभी कोई कल्टीवेशन टेक्निक नहीं थी, तो वो सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक से अंदरूनी ताकत सोख सकता था। वो जितनी ज्यादा मेहनत से प्रैक्टिस करेगा, उतनी ज्यादा ताकत सोख पाएगा, और इसका मतलब था कि उसे उतनी ही ज्यादा हल्की सुनहरी ताकत मिलेगी। ज्यादा सुनहरी ताकत से वो अपनी बॉडी मजबूत करेगा और अपनी कल्टीवेशन बढ़ाएगा। आह, बचाओ, बिट्टू के पीछे मत आओ। दादाजी, बचाओ। तभी जब आरव लिमिट तक प्रैक्टिस करने वाला था, दूर के जंगल से एक तीखी चीख सुनाई दी। आवाज थोड़ी बच्ची जैसी थी, साफ था कि कोई छोटी लड़की थी। आरव रुक गया जब उसने ये सुना, और दूर जंगल की तरफ देखा। अचानक फूलों वाले सफेद फ्रॉक में एक छोटी लड़की घबराकर जंगल से भागती हुई निकली। लड़की सिर्फ 13-14 साल की थी, और सिर के पीछे एक लंबी चोटी थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था और वो अपने छोटे होंठ काट रही थी, और हाथ पैर मारकर जान लगाकर भाग रही थी। लड़की जंगल से बाहर निकली। जब उसने आरव को देखा, उसका पहले से सफेद चेहरा और सफेद पड़ गया, और वो भागते हुए चिल्लाई, ओ छोटे श्रम वाले, जल्दी भाग जा, वो छोटा सांप पागल हो गया है। धड़ाम।
तभी जब आरव कंफ्यूज था, जमीन अचानक हिलने लगी और फिर लड़के के पीछे जंगल में से एक विशाल जीव पेड़ों को तोड़ता हुआ बाहर निकला। एक विशाल अजगर राजा। इस विशाल जीव को देखकर आरव का चेहरा लड़के की तरह सफेद पड़ गया। ये छोटा सांप है, ये तो विशाल अजगर राजा है। विशाल अजगर राजा 5वें रैंक का डाकबीस था। उसका शरीर 3 आदमियों जितना मोटा और करीब 10 मीटर लंबा था और आंखें मुट्ठी जितनी बड़ी थी। सबसे बड़ी बात, उसके खुरदुरे छिलके और उनकी डिफेंस इतनी मजबूत थी कि तलवार की स्किल से भी शायद न कटे।